Welcome to today's video where we'll be diving into chapter 2 of the class 10 Seba history textbook Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India. So let's unravel this important chapter in the story of India's independence. Okay, so imagine कीजिए early 1900s चल रहा है तब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था राइट 1914 में और इंडिया अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन से कंट्रीज़ के बीच हुआ था? सेंट्रल पावर्स और एलाइड नेशंस। अब सेंट्रल पावर्स में इंक्लूडेड थे जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, और एलाइड नेशंस में थे ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस, इटली, जापान और यूएस। ब्रिटिश गवर्नमेंट और एलाइड नेशंस ने इंडिया से एक बड़ा वादा किया कि अगर इंडिया वॉर में उनका सपोर्ट करेगा तो वॉर के बाद उन्हें डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दिया जाएगा। तो ये सुनकर एक अच्छा डील लगता है ना? तो इंडियन लीडर्स जो पहले से ही फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे वो सोचते हैं अगर हम ब्रिटेन का अभी साथ देते हैं तो वो अपने वादे को ज़रूर निभाएंगे और हमें इंडिपेंडेंस देंगे जिसका हमें इतने समय से इंतज़ार है। तो वो वॉर में ब्रिटिश का सपोर्ट करते हैं ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें पॉलिटिकल रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन 1918 में क्या होता है? जब वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन जीतने के बावजूद अपना प्रॉमिस निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। ब्रिटिश इंडिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट की उम्मीदें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। सोचिए ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। तो इंडियन नेशनलिस्ट खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं और ये डिसअपॉइंटमेंट पूरे इंडिया में फैल जाती है। अब उसी समय रशिया में कुछ बड़ा हो रहा था। तो क्या हो रहा था रशिया में? 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन। वहाँ आम लोग एकजुट होकर पुरानी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं और ये इंडिया के लोगों को एक पावरफुल मैसेज देता है। तो भारतीय लोग सोचते हैं कि अगर रशिया के आम लोग चेंज ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इस रिवॉल्यूशन से इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक नई होप जागती है, ये देखते हुए कि असली ताकत आम जनता यानी कॉमन पीपल के हाथों में होती है। तभी महात्मा गांधी की सीन में एंट्री होती है। अब उनका अराइवल इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट था। नाउ लेट्स टेक अ ट्रिप बैक टू लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, जब मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा गांधी के नाम से जाने गए, दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक बनने के रास्ते पर थे। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे। अब 19 की एज में वो 1888 में लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में एक वकील बनकर इंडिया लौटे। अब यहाँ पे कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। राजकोट और बॉम्बे में कुछ ही टाइम काम करने के बाद वो 1893 में काम के सिलसिले से साउथ अफ्रीका वापस चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये ही ट्रिप उनकी और दुनिया की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। अब फिर से इमेजिन कीजिए कि 24 की एज के गांधी एक वकील के रूप में साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, ये सोचते हुए कि वो वहाँ लॉ की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अब उन्होंने रियलाइज़ किया कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस और अन्य रंग के लोगों के साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है, तो उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अब गांधी जी ने हार मानने की बजाय लड़ाई करने का फैसला लिया। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है? उन्होंने वायलेंस का सहारा नहीं लिया। तो उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट की और इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका ऑब्जेक्टिव था इंडियंस को पॉलिटिकल मैटर्स में एजुकेट करना और उनके ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव को एक वॉइस देना। यहीं से उनकी लीडरशिप जर्नी की शुरुआत हुई और उन्होंने एक नया वेपन
डेवलप किया। वो वेपन क्या था? सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या है? ये टर्म गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपने स्ट्रगल के दौरान गढ़ा। तो सत्याग्रह वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य मीनिंग ट्रूथ और आग्रह एडहेरेंस विच मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, सत्य पर डटे रहना। अब सत्याग्रह टर्म इससे भी कहीं ज़्यादा मीन करता था। ये नॉन वायलेंस और मॉरल पावर का इस्तेमाल करके इनजस्टिस यानी अन्याय का विरोध करने का तरीका है। अब साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल एक ह्यूमिलिएटिंग लॉ का अपोज करने के लिए किया था, जिसमें इंडियंस को आइडेंटिटी पासेस लेकर चलने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने एक और लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जो इंडियंस को ट्रांसवाल प्रोविंस में जाने से रोकता था। एक और लॉ तो इतना ह्यूमिलेटिंग था कि अगर इंडियंस की शादी क्रिश्चियन रीति रिवाज से नहीं हुई तो उसे वैलिड नहीं माना जाता था। सोचिए इस लॉ से पूरे इंडियन कम्युनिटी पर क्या बीतती होगी। इस सत्याग्रह के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। महीनों के स्ट्रगल के बाद आखिरकार इंडियन रिलीफ एक्ट पास किया गया साउथ अफ्रीका में, जिसने इंडियन कम्युनिटी पर लगाए कई रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। तो ये गांधी जी की अहिंसा के थ्रू पहली बड़ी जीत थी। ये एक्सपीरियंस गांधी जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने उन्हें भारत की इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए तैयार किया। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सत्याग्रह काम करता है और जब वो भारत लौटे तो उन्होंने इस फिलॉसफी को साथ लाया। अब इसे एक और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। जब हम सत्याग्रह वर्ड सुनते हैं तो हम सोच सकते हैं कि इसका मतलब सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस यानी नॉन वायलेंट वे ऑफ अपोजिंग गवर्नमेंट होगा, लेकिन गांधी जी इससे कई गहरा मानते थे। उन्होंने समझाया कि सत्याग्रह का मतलब सिर्फ बैठकर बदलाव का इंतज़ार करना नहीं है, ये बड़ी संख्या में लोगों की एक्टिव पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मीन करता है। और इसकी जड़ यानी कोर में क्या है? नॉन वायलेंस, अहिंसा। गांधी जी दो महान थिंकर्स लियो टॉल्स्टॉय और हेनरी डेविड थोरियो की राइटिंग से इंस्पायर्ड थे और जब वो 1915 में इंडिया लौटे ही वॉज रेडी टू टेक एक्शन। बाय 1917 टू 1918 उन्होंने 3 बड़े लोकल मुद्दों को सक्सेसफुली टैकल किया जो ये प्रूव करते थे कि वो एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बन चुके थे। गांधी जी ने सबसे पहले बिहार के चंपारण में पेजेंट्स के राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। इसके बाद गुजरात के खेरा में क्रॉप्स खराब होने के बावजूद किसानों से टैक्स वसूलने के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के कम सैलरी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी सक्सेस का असली कारण था मास पार्टिसिपेशन। अब उन्होंने आम लोगों को साथ लेकर आंदोलन चलाया एंड दैट वाज द रियल सीक्रेट टू हिज सक्सेस। आम लोगों को साथ लेकर मूवमेंट करना, आंदोलन करना उनका रियल सीक्रेट था सक्सेस का। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, गांधी जी और भारतीय लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे। वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को समर्थन करते थे। कांग्रेस ने भी अपना सपोर्ट दिया और गांधी जी ने यहाँ तक गुजरात के पेजेंट्स को ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने के लिए भी बोला, ये सोचते हुए कि अगर इंडिया ब्रिटेन की मदद करेगा तो उन्हें स्वराज यानी सेल्फ रूल मिल सकता है। वॉर के बाद क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि इंडियन लोगों को रिवॉर्ड की जगह डिसअपॉइंटमेंट मिली और उस समय इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन भी ख़राब होने लगा। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, वर्कर्स बेरोज़गार थे, महंगाई बढ़ रही थी, किसान हाई टैक्सेस नहीं भर पा रहे थे, इवन अर्बन एजुकेटेड पॉपुलेशन को भी जॉब्स नहीं मिल रहे थे। ऑलमोस्ट इंडियन सोसाइटी का सभी सेक्शन सफ़र कर रहा था। इसके बाद गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट का लीडरशिप लिया जिसने इंडिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। तो 1919 में गांधी जी कोऑपरेटर से नॉन कोऑपरेटर बन गए थे। तो लेट्स प्रोसीड टू रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। तो 1917 में भारत में टेंशन्स बढ़ने लगा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बढ़ते हुए गुस्से का एहसास होने लगा
और इसलिए उन्होंने जस्टिस सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जो देश में चल रही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की जांच करे। इस कमेटी का नाम रॉलेट कमेटी पड़ा। इसका काम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उठने वाले खतरों को पहचानना और उन्हें हैंडल करने का रास्ता ढूंढना। कमेटी ने अपनी जांच के बाद कुछ सुझाव दिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देर नहीं लगाई इनके आधार पर एक नया लॉ पास करने में, और ये था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। अब इस लॉ में ऐसा क्या था जो इतना चौंकाने वाला था? ये लॉ गवर्नमेंट को ये शक्ति देता था कि वो किसी भी इंसान को बिना किसी मुकदमे, बिना किसी ट्रायल या बिना किसी कोर्ट फैसले के जेल में डाल सकती थी। ज़रा सोचिए इस बात पर। कोई भी इंसान जेल में डाला जा सकता था और उससे अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कोर्ट में बोलने का भी मौका नहीं मिलता। ये कानून रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए नहीं था, ये तो सीधा सीधा राइट्स और फ्रीडम पर हमला था। तो रॉलेट एक्ट इंडिया पर एक बिजली की तरह गिरा। भारत के लोग जो पहले से ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद राइट्स, सेल्फ रूल, स्वराज की आशा लगाए बैठे थे, इसे अपमानित महसूस कर रहे थे। तो वॉर के बाद राइट्स और सेल्फ रूल की जो उम्मीद थी, लेकिन उसके बदले उन्हें एक ऐसा लॉ मिला जो उन्हें और भी गहरी गुलामी में धकेल रहा था। सत्याग्रह और नॉन वायलेंट मूवमेंट 1919। तो 1919 एक ऐसा साल था जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक बड़ा मोड़ बन गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचारी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो बिना किसी ट्रायल के भारतवासी को जेल में डालने का अधिकार देता था, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। सत्याग्रह गांधी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल वेपन नहीं था, ये उससे कुछ ज़्यादा गहरा था। उन्होंने इसे एक रिलीजियस मूवमेंट कहा, जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों को प्यूरिफाई करने का एक जरिया था। उनका गोल सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती देना नहीं था, बल्कि पूरे देश को ट्रुथ और नॉन वायलेंस के माध्यम से सक्सेस की ओर ले जाना था। तो 6 अप्रैल 1919 को इस मूवमेंट की शुरुआत एक हड़ताल से हुई। इस दिन पूरे देश में बिजनेस बंद रखा गया, लोगों ने फास्टिंग किया, प्रेयर की, ब्रिटिश को ये दिखाने के लिए कि अन्यायी लॉ के ज़रिए भारत की स्पिरिट और एंथुसियाज्म को दबाया नहीं जा सकता। जो एक साधारण विरोध के रूप में शुरू हुआ था, जल्दी ही एक जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट बन गया। ये आग की तरह फैल गया और लोगों को एक साथ ले आया, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो सोसाइटी के। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को कबूल नहीं किया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि पब्लिक प्रेशर के कारण उन्हें जल्दी ही रिलीज़ कर दिया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ती हुई प्रोटेस्ट का जवाब टॉर्चर से दिया और वो इस मूवमेंट को पूरी शक्ति से सप्रेस करने के लिए तैयार थे। जलियांवाला बाग मैसेकर, अप्रैल 13, 1919। तो जलियांवाला बाग मैसेकर एक ऐसी इवेंट थी जो पूरे देश को हिलाकर रख गई। तो 13 अप्रैल 1919 को हड़ताल के एक हफ्ते बाद पंजाब में टेंशन्स अपने पीक पर थे। 2 प्रोमिनेंट लीडर्स, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इन 2 लीडर्स को अमृतसर से अरेस्ट करके निकाल दिया गया, जिससे लोकल लोगों में गुस्सा फैल गई। उस दिन एक पब्लिक मीटिंग जलियांवाला बाग में बुलाई गई, जो एक वॉल से घेरा हुआ गार्डन था, जिसमें सिर्फ एक ही छोटा सा एंट्री था। अब हज़ारों लोग इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन भी शांति से इन अरेस्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर इंचार्ज जनरल डायर के अलग ही इरादे थे। बिना किसी वार्निंग के उसने अपने ट्रूप्स के साथ बाग में एंट्री किया। जो एक छोटा एंट्रेंस था उसे बंद कर दिया और अपने आदमियों को इनोसेंट लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया। 10 मिनट तक गोलियां उन इनोसेंट लोगों पर बरसती रही, जिसमें 100 की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। ये हत्याकांड बहुत ही भयंकर था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई पछतावा दिखाने के बजाय पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। बिना किसी कारण के अरेस्ट, विपिंग, पब्लिक विपिंग्स, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करना आम बात बन गई। अब ब्रिटिश अत्याचार ने पूरे देश को हिला दिया और गुस्सा हर तरफ फैल गया। इस मैसेकर के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड हंटर के लीडरशिप में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई।
लेकिन इसका आउटकम बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री रहा। जनरल डायर को एक्टिव ड्यूटी से हटा दिया गया, लेकिन उसके क्राइम्स के लिए कोई सख्त सज़ा नहीं मिली। ये इतना बड़ा आक्रमण करके बचने का एहसास भारतवासी के गुस्से को और भड़का गया और उन्हें और भी धोखे का एहसास हुआ। इस हत्याकांड का असर पूरे देश में महसूस किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड टाइटल, जो उन्हें ब्रिटिश सरकार से मिला था, वापस कर दिया ताकि वो सरकार के इस टॉर्चरस एक्ट पर अपनी नफरत जताए। जलियांवाला बाग मैसेकर एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति बचे कुचे भरोसे को भी तोड़ दिए और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को और तेज कर दिया। गांधी जी, जो पहले ब्रिटिश का समर्थन करते थे, वर्ल्ड वार के समय अब पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड हो गए।